गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और स्क्रीन कुछ हद तक बेहतर होती हुई, मंगल और बढ़िया होती हुई। तो एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत करिए, वो दिखा रहा है आधे % के उछाल के साथ भारतीय बाजार में कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और इसीलिए क्योंकि बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट सेशन था जब यूएस में कल मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तो फ्राइडे को डाउ 2.5% ऊपर था, उसके ऊपर कल फिर डाउ 2.5% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। और आज फिर डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई 50-70 पॉइंट और अप मूव्स भारतीय बाजार डिलीवर करते हुए, यूएस मार्केट देते हुए नजर आएंगे। तो वो जो पिछले हफ्ते के टेपरिंग कंसर्न्स थे, टेपर टैंट्रम्स कई लोग कहते हैं, उससे उभर रहा है यूएस मार्केट। ये अच्छी खबर। तो रिस्क ऑन ट्रेड स्टेबल पे, पर वो आए तो थे, कल भी थे कल, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुए और हमारे ब्रॉडर मार्केट पे इनहेरेंट वीकनेस कंटिन्यू कर रही है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। तो ये मोटा मोटी पिच है जिस पे आज का मुकाबला होना है, लेकिन इस पिच का बारीकी से मुआयना कर चुके नीरज जी। बाकी माहौल कैसा रहेगा? माहौल तो वीरू के आने से बन गया है। अच्छा, वीरू ने, आपको याद होगा पिछली बार बैंक निफ्टी के लिए कविता पढ़ी थी। बैंक निफ्टी खुश नहीं हुआ था, आज इनको फिर लिखनी पड़ेगी। तो आज बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत शानदार, तो पिछली कविता को आज हेज करेंगे, आज हेज करेंगे, उससे अच्छी एक कविता लिखेंगे जिसमें और ज़्यादा ल्योर करने की कोशिश की जाएगी वीरू की तरफ से। तो बैंक निफ्टी चले, अभी कह नहीं रहे थे एचडीएफसी बैंक पर नज़र रखिए और ये वो, मतलब थोड़ा सा इशारा उन्होंने कर दिया है। तो आज आप देखिएगा स्टॉक चमकते हुए दिखेंगे सारे। और ये पिच हमें आज बहुत अच्छी इसलिए लग रही है कि अमेरिका में बहुत अच्छी बाउंस बैक तेज आई, तो मतलब फील्ड क्लियर है। आप मारिए, धीरे से मार देंगे तो चला जाएगा चौका, तो पड़ जाए। लेकिन दिक्कत ये है ना, आजकल ब्रॉडर मार्केट में पेन ऐसा ही, पता नहीं कौन सी कहाँ चली जाएगी। जो इंडेक्स मैनेजमेंट आप डरा रहे थे ना, तो हालांकि मैंने अपनी टीम में सारे मिट के आ भी रहे हैं। अब कल खबरें आ रही थी, कल इतनी बड़ी बड़ी एसेट मोनेटाइजेशन हुई है वो, तो उसके आधार पर ले। लेकिन आज की पिच अच्छी है, बाउंस बैक बहुत तेज़ है और एनर्जी स्टॉक्स में रैली आई क्योंकि क्रूड संभल गया है। और ये ऑप्टिमिज्म इसलिए बना है क्योंकि यूएस में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन, डेल्टा को कंटेन करने की कोशिश, फाइजर का अप्रूवल, चाइना में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इसलिए बड़ा माहौल अच्छा बन रहा है। मुझे लगता है कि आज पिच ठीक ठाक है, अगर आप अच्छे से शॉट खेलेंगे तो 6-4 जा सकता है। तो कोशिश होगी अच्छे से शॉट खेलने की, देखते हैं कितनी कोशिश कारगर रहती है। लेकिन फोकस लार्जली खरीदारी की तरफ आज की ट्रेडिंग सेशन में। और मैंने कल भी कमोडिटी प्ले पे बेट करा था। कल पेन नहीं था कमोडिटीज एज अ स्पेस में, लेकिन कल चले नहीं थे। ज्यादातर स्टॉक फ्लैटिश नोट पे थे या माइनर वीकनेस के साथ थे, पर मुझे लगता है वो पॉकेट्स अभी भी आउट परफॉर्म करेंगी। लेकिन आज शुरुआत उसी कमोडिटी प्ले में कच्चे तेल के साथ पहले, जहां पे ओवरनाइट ट्रेड में क्रूड में बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला, उछाल आता हुआ नजर आया। इन्हीं वजहों से जो नीरज जी मेंशन भी कर रहे हैं, यूएस में कंटेन करने की, चाइना में कोई आंकड़ा सामने ना आने से होप जाग गई है, डिमांड शायद वापस, जितना डर था उतना प्रेशर ना आए। तो क्रूड में वैसे एक्सेसेस बिल्डअप हो चुके थे, वो मंदी के सौदे कटते हुए नजर आए, ध्यान रखें। इसीलिए इस तरह का जंप, इस तरह का उछाल देखने को मिला है। पर क्रूड में क्योंकि जंप आ रहा है वापस $70 की तरफ, हम ब्रेंट के भाव बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज को रडार पर रखिएगा। ओएनजीसी तो वैसे ही स्वीट स्पॉट पे रहती है समय समय पर, क्योंकि वो जब मोनेटाइजेशन की बात होती है तो इसके वो प्लान सरकार के एग्रेसिव जो हैं, कई सारी फील्ड्स में मोनेटाइज करने के, उसकी तैयारी। ओएनजीसी कच्चे तेल का सीधे प्रॉक्सी भी बनता है। ओएनजीसी पसंद आता है तो ऑयल इंडिया बिल्कुल ओएनजीसी का 1/10 कह लीजिए, और सिमिलर बिजनेस मॉड्यूल स्ट्रक्चर, तो ऑयल इंडिया को भी रडार पर रखेंगे। इन दोनों अपस्ट्रीम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज ट्रेडिंग की शायद इस क्रूड के चलते टेलविंड्स मिल जाए, इसलिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर खरीदारी कम है। अच्छा, मेरी टीम में खरीदारी में फोकस है सरकारी कंपनियों पे आज। तो इसलिए क्योंकि कल एक बड़ा प्लान अनाउंस किया गया है सरकार की तरफ से कि अगले 4 साल का रोड मैप है, कैसे कैसे एसेट मोनेटाइज किए जाएंगे। तो शुरुआत में 2 ऑयल कंपनीज, आईओसी और एचपीसी, इनके पास बड़ी पाइपलाइन है और जिसको ये मोनेटाइज करने की कोशिश सरकार करेगी। 4000 किलोमीटर की है, जिससे करीब 22,500 करोड़ पर मोनेटाइज की जाएंगी। दरअसल इस खबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव रखिए आप। सरकार ने बहुत पहले कहा था कि जो बहुत सारी पाइपलाइंस हैं उनको एक ग्रिड में बना दिया जाएगा और उसके बाद उनकी ओनरशिप एक कंपनी के पास होगी और उसको जो भी इस्तेमाल करेगा उसका किराया भरेगा। लेकिन जो बिजनेस है, जैसे गेल के समय जब हुआ था, गेल को पाइपलाइन अलग करिए, गैस ट्रेडिंग अलग करिए।
तो अब ये मोनेटाइजेशन का पिक्चर थोड़ी और क्लियर होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है इन दोनों स्टॉक्स पे आपको रडार रखना चाहिए, आईओसी और एचपीसी, और इसी के साथ गेल जोड़ लीजिए, क्योंकि तीसरी वो भी कंपनी है, उसके पास भी 8000 किलोमीटर की लाइन है जो उसे करीब 24-25 हज़ार करोड़ आ सकते हैं। तो ये तीनों कंपनी इसलिए क्योंकि वो पाइपलाइन का जो मोनेटाइजेशन होना है उसकी वजह से। 6 लाख करोड़। 6 लाख। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन से पैसा आना है। अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स मैंने कहा था मैं कमोडिटीज पे बेट कर रहा हूं। कल वैसे यूएस मार्केट्स में भी आपने देखा होगा वो मटेरियल्स, वो कमोडिटीज, वो एनर्जी स्टॉक्स, यही वो पॉकेट्स थी जो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। मैं फिर से वो मेटल एज अ स्पेस, पहला हिंडाल्को इसीलिए भी क्योंकि कल जब अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस आ रही थी, हिंडाल्को में एक माइनर आउट परफॉर्मेंस था। फाइनली ट्रेड के क्लोजिंग में तो 3/4% का उछाल के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। मुझे लगता है परसों के एक्सपायरी से पहले स्टेज सेट हो रही है पिछले कुछ दिनों की एक्सेसेस को वाइप आउट करने की, वो कवरिंग की शायद रैली आपको देखने को मिले। लाइकवाइज जेएसडब्ल्यू स्टील, मूड सुधर रहा है, कमोडिटीज रिकवर कर रही है। हमारे यहाँ उस तरह का मूड कल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। मैं आज भी दाव लगा रहा हूं, कल जेएसडब्ल्यू स्टील टीम में था पर रिटर्न नहीं दिया था इसने, एकदम ही फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया था। तो वो पर फ्राइडे की हैमरिंग के बाद एटलीस्ट एकदम फ्लैट बंद होना, वो स्टेज सेट हो रही थी। इसलिए मैं मान रहा हूं परसों की एक्सपायरी से पहले ये दोनों स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर ट्रेड्स हैं, वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉसेस जरूर लगाइएगा। स्टील की बात करें तो आपके लिए खबर बता दूं, इतना डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आयरन ओर एंड स्टील फेडरेशन जापान का, उसने बताया कि 32% क्रूड स्टील आउटपुट बढ़ा है जापान में जुलाई महीने में, और मंथ ऑन मंथ ये बढ़ता जा रहा है। इतनी डिमांड है वर्ल्ड वाइड। तो स्टील कंपनियों को तो खैर अभी भी बुलरन जारी है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, तो ये स्टील के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, अगला स्टॉक है एमटीएनएल। इसमें भी इनके पास भी बहुत सारी मोनेटाइजेशन करने के लिए चीज़ें हैं। इनकी तो लैंड की चर्चा ही लैंड है, लाइन, इनके पास डेडिकेटेड लाइन है दिल्ली मुंबई में, तो उसको भी सरकार बेच के इनके साथ साथ बीएसएनएल की भी जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, और कुल इससे 30-40 हज़ार करोड़ रुपए जुटाए जाने की खबरें हैं जो कल डिटेलिंग की गई है। एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि देखिए सरकार के पास इस समय पैसे की बहुत कमी है और कोई विकल्प उनके पास है नहीं, सिवाय इसके कि आप अपने जो रिडेंडेंट पड़े हुए एसेट्स हैं उनको बेच लें। आईटीआई की ज़मीनें बेचिए, आप बेमतलब में पड़ी हुई हैं खाली, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो वैसे ही एमटीएनएल, अब एमटीएनएल को रिवाइव नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता इसको रिवाइव, तो इसको बेचने में ही फ़ायदा है। इसके एसेट बेचिए, जब कुछ ना बचे तो बाकी किसी को दे दीजिए आप। तो ये मुझे लगता है जो स्कीम रखी गई कल, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। पावर कंपनीज़ को भी दो ऐसे इसमें डिपेंडेबली जोड़ देता हूँ मैं, एनएचपीसी और एनएलसी, निवेली लिग्नाइट जिसका पहले नाम था, इनके भी जो पावर प्लांट हैं 5000 मेगावाट के, उनके भी एसेट्स मोनेटाइज किए जाने हैं, और दोनों से उम्मीद है करीब 32,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। तो एनएचपीसी और एनएलसी इनमें भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये जो 6 कंपनी हमने बताई, ये सरकारी वो कंपनियां हैं जिनका कल रोड मैप नीति आयोग से साथ मिलकर एफएम ने सामने रखा है। तो आपने 6 एक कड़ी की बताई, मैं 2-2 चल रहा हूँ। तो पहले ऑयल का प्ले था, फिर वो मेटल्स का प्ले था, अब डिफेंसिव्स का प्ले। अब पता नहीं डिफेंसिव कहूँ नहीं कहूँ, इमामी तो बहुत अच्छा मूव करने लगे हैं आजकल, तो अभी ऑलमोस्ट ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। लेकिन इमामी को लेकर स्ट्रीट का कन्विक्शन शायद इसीलिए बढ़ रहा है कि जो बैग एंड बैगेज था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। बैग एंड बैगेज क्या था, वो प्रमोटर अपने लेवल पे जो उनके प्लेजिंग थी और वो सब कंसर्न्स थे, वो धीरे धीरे कंसर्न्स कम हो रहे हैं। तो उसमें सीमेंट का धंधा बेच देना, उसके बाद से हालात सुधरना शुरू हुए। जो कल लिस्टिंग भी आपने देखी थी, वो सीमेंट के बिजनेस का अमैलगमेशन था। तो प्लेज जो है लगातार रिड्यूस हो रहे हैं। कल भी अपडेट आया, बाजार बंद होने के बाद प्रमोटर्स ने अतिरिक्त 8.5 लाख शेयर्स जो प्लेज थे वो रिलीज कराए। मुझे लगता है ये स्टॉक में अपमूव्स बनते रहेंगे। एफएमसीजी में सिलेक्टिवली स्वीट स्पॉट में पॉकेट वैसी ही नजर आती है। अगला स्टॉक एस्ट्राजेनेका है, कल भी मेंशन करा था। कल वैसे मेरी टीम ने कुछ करके नहीं दिया था, जो इक्का दुक्का चले थे उसमें एस्ट्राजेनेका ने साथ दिया था। तो एस्ट्राजेनेका कल लेने की वजह बड़ी क्लियर थी। मैंने कहा था जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है बड़े अट्रैक्टिव है। 2020 की रैली इन्हीं लेवल से शुरुआत हुई थी। मार्च में एक माइनर कंसोलिडेशन के बाद फिर से इन्हीं लेवल से स्टॉक चला था, और आज ये ऑलमोस्ट 5000 के लेवल से जो करेक्ट होकर आया था उसी लेवल्स पे आके कंसोलिडेट करना शुरू कर चुका है।
तो मुझे लगता है एस्ट्राजेनेका को अडॉप्ट रखिएगा। अच्छी पेडिग्री, बढ़िया कंपनी, रीसेंट सेल ऑफ के बाद मुझे लगता है इवेंचुअली चलना चाहिए 3185 के टारगेट्स। उस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। गुजरात गैस फ्री हिट स्टॉक क्यों? क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि 4 रुपए पर SCM इंडस्ट्रियल गैस की कीमत और 2 रुपए किलो CNG की कीमत आज से बढ़ा दी है। बोला तो मैं जवाब देने वाला था, आपने खुद ही जवाब देना शुरू कर दिया। मैं दर्शकों से इंटरेक्ट कर रहा था। अच्छा। और इसी का रब ऑफ इफेक्ट MGL पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एरिया लगभग एडजेसेंट है और दोनों इंडस्ट्रियल को कैटर करते हैं। अब बाकी फिर दिल्ली वाली बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इन दो कंपनियों में बढ़ी, क्योंकि जो गैस की कीमतें हैं इंटरनेशनली 50% बढ़ चुकी हैं, और 1 अक्टूबर से जो रिवाइज प्राइस आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से वो बढ़ के ही आएगा, तो पहले इन्होंने और बढ़ा लिया है। ध्यान रखिएगा इसमें। और MGL में 1100 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। तो एस्ट्राजेनेका लिया है तो उसके साथ फाइजर को इंक्लूड कर लीजिए। फाइजर वैसे जैसे एस्ट्राजेनेका करेक्ट हुआ, फाइजर करेक्ट नहीं हुआ है, एक माइनर बैंड में कंसोलिडेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फाइजर के लिए अच्छी खबर है, इसकी जो पेरेंट है उसकी वो पहली कोविड वैक्सीन हो गई, जो एक्चुअली इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन से फुल ऑथराइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है। तो कल फाइजर का स्टॉक यूएस में भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। रब ऑफ होगा, उस रब ऑफ को प्ले करने की कोशिश, और अच्छी पेडिग्री का स्टॉक, तो सेफर बेट भी होगा 58-80 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने के मौके। अगला स्टॉक एक ट्रेडिंग बेट हो गया एप्टेक का। ऑलमोस्ट 300 के साल के हाईज थे। इस कंपनी की बोर्ड बैठक स्केड्यूल्ड है 31 अगस्त को, यानी कि मंगलवार को। नए ऑनलाइन बिजनेस में उतरने की, इंट्रोड्यूस करने की, लॉन्च करने की ये कंपनी तैयारी कर रही है। क्या है मुझे नहीं पता, पर सेंटिमेंट टेलविंड अच्छा आएंगे। 255 तक के लेवल्स, खरीदी का मौका। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले दो। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स में एक है गैब्रियल। गैब्रियल इसलिए कि भी कुछ दिन पहले इन्होंने बताया था आशीष ने, FIAM इंडस्ट्रीज चला था भाई साहब, और इसलिए चला था कि ओला को सप्लाई किया। अभी गैब्रियल का भी MOU है, ये इसको सस्पेंशन सप्लाई करेंगे, तो मुझे से लगा कि ये भी चलना चाहिए भाई। ओला को जो आदमी सप्लाई कर रहा है तो उसकी तो फॉर्च्यून से जुड़ गई ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम जहाँ जुड़ गया ना वहाँ आजकल काम हो जा रहा है। तो गैब्रियल और FIAM दोनों। और आखिरी स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। अब वरुण भैया इतने तेजी से बढ़े जा रहे हैं ऊपर, तो इनका भी तो चलेगा ना स्टॉक, तो मुझे लगा इसको लेना चाहिए। और ये कल 3-4% गिर गया था, 114 ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी तेजी हमें लगता बननी चाहिए। इशू प्राइस तो देवानी दीदी चली काफी, अभी अभी और चलेंगी। वरुण भैया देखो 900 रुपये के आसपास पहुंचे हैं ना, 900 के आसपास करीब इनका वरुण भैया तो आजकल बड़े चर्चा में, हर आदमी को चार्ट में बहुत पसंद आ रहे हैं। अरे तो रक्षाबंधन के मौके पर देखिए, आज बहन जी चलेंगे। तो पहले बताते वरुण में डाल देता। अच्छा, मेरे आखिरी के 2 स्टॉक्स में एक तो कैनरा, 2 सेल हैं। अब आज हम लोग रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस आ रहे हैं, तेजी के साथ शुरुआत करेंगे। तो अगर वीकनेस स्क्रीन पे दिखती है तब इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज जाने देंगे। ये वाले नहीं है जो खुलते से ट्रेड ले लिया गया। तो कैनरा बैंक सिंपली इसीलिए क्योंकि ये जो QIP इशुएंस था, इसको लेकर फ्लोर प्राइस प्रीमियम पे कहा जा रहा था, बहुत अच्छे लोग इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए ये स्टॉक अपने पूरे पैक में आउट परफॉर्म कर रहा था। ये इस महीने अब तक मेरे ख्याल से फ्लैट था, 1-2 टके का ही दबाव देखने को मिला था, जिसका इसका पूरा पीयर सेट 5 से लेकर 18% मंथ टिल डेट गिरा हुआ। इवेंचुअली हुआ क्या, जो डिस्कवर्ड प्राइस आया है वो आया है 149 के आसपास, 6-7% का फ्लोट प्राइस से डिस्काउंट ही आया है। अब मुझे लगता है ये अब वो यहां से अब अंडर परफॉर्मेंस की शुरुआत हो सकती है। तो अगर स्क्रीन ठंडी पड़ती है तब इनिशिएट करूंगा। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये तो वैसे ही वीकनेस में था, 235 के हाई से धीरे धीरे करके 200 के नीचे स्लिप हो चुका है। कंसर्न्स हैं अभी भी ऑफ टेक को लेकर, मॉल्स वगैरह को लेकर, वो अपनी जगह। जो राइट्स इशुएंस हुआ था तगड़ा, आज वो शेयर्स लिस्ट होने के लिए आने वाले हैं, तो एक एथिक सप्लाई का डर भी है। इसलिए मैंने कहा जब टाइट टर्न करेगी दिन के दौरान स्क्रीन पर, तब ये सेल्स इनिशिएट करेंगे। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। नीरज जी, लाजली तो भाई है। अरविंद भाई फैशन चल रहे हैं, तो आदित्य भाई फैशन क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, मैं चला नहीं रहा, गिरा रहा हूं यार। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं चल रहे? दोनों फैशन वाले चल रहे नहीं, हिंडाल्को के साथ जाऊंगा मैं। रीज़न ये है कि मेटल में तगड़ा बाउंस आज आपको देखने को मिल सकता है। जापान का जो डेटा मैंने अभी शेयर किया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया, जो कि डिमांड बहुत तेज़ी बढ़ रही है, और US मार्केट में भी बाउंस बैक आया, मटेरियल स्टॉक्स में भी।
तो हिंडाल्को मुझे लगता है खेलना चाहिए, 420 का टारगेट आराम से अचीव होना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे क्योंकि वो आपने एक बढ़िया पेग पकड़ा है जिसके थ्रू पूरी टीम पिरोई हुई है, तो वो तो शायद आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, लेकिन चर्चा जिसकी कर दी है देवयानी इंटरनेशनल। आईपीओ के लिस्टिंग के बाद से लगातार ठंडा पड़ रहा है स्टॉक अब धीरे धीरे, तो अच्छे जंक्चर है अगर आपको। अब 90 के आसपास की तो शायद इशू प्राइस ही थी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जब आप कोल्ड ड्रिंक इतना पी रहे हैं तो उसके साथ कुछ खाएंगे भी तो ये फिर बेचारे वो मेनलैंड चाइना को क्यों नहीं खिलाएंगे? नहीं, आपने पिज्जा खाया, आपने तो चिकन के खाया, साथ आपको रेडिको खैतान या कुछ यूनाइटेड स्पिरिट ले लेना था। डे टाइम में ये सब वीरेंद्र जी आ ही गए, देखिए नोएडा से इधर। डे टाइम में तो आप कोक ही पियेंगे, पेप्सी पियेंगे। ठीक है डेटा तो, लेकिन जो भी है ये अच्छे जंक्चर पे है, बढ़िया कंपनी है। मैनेजमेंट कमेंट्री बड़ी पॉजिटिव थी। मुझे याद है जब आईपीओ के टाइम पे चर्चा हो रही थी रविकांत जयपुरिया साहब से कि अब यहां से सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन होगा, वापस प्रॉफिट्स में आएगी। रखिए रडार पे अच्छे लेवल्स। चलिए मेरी क्विकली 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर। मंगलवार का दिन, लाजली खरीदारी करने का मन, और रिस्क ऑन ट्रेड्स में आपने देखा होगा ग्लोबली मटेरियल्स, स्टील, एनर्जी स्टॉक्स, ये सब मोमेंटम को ड्राइव कर रहे हैं। तो पहले तो कच्चा तेल जो ओवरनाइट ट्रेड में बढ़िया जंप दिखा रहा था, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, उसके चलते मेटल्स फिर से रडार पे है मेरे, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि मैं अभी भी बेट कर रहा हूं कि थर्सडे की मंथली एक्सपायरी से पहले शायद कुछ कवरिंग के मूव्स इवेंचुअली आने चाहिए। इमामी क्योंकि प्रोमोटर्स प्लेज रिड्यूस कर रहे हैं लगातार। एस्ट्राजेनेका कल भी मेंशन करा था, आज भी मानता हूं कि यहां पे अच्छे मूव्स आएंगे, अच्छे जंक्चर पे स्टॉक एक्यूमुलेट करने के लिए। फाइजर को रडार पर रखना है क्योंकि खबरें भी अच्छी आ रही हैं, और एस्ट्राजेनेका के साथ फाइजर दोनों अच्छी मार्की बढ़िया पेरेंटेज वाली कंपनीज जिन पे भरोसा किया जा सकता है। एपटेक खबरों का टेलविंड था, 2 सेल कॉल्स हैं, डिपेंडिंग स्क्रीन्स अगर कूल ऑफ हो रही हैं, अभी तो गैप अप से शुरुआत होने की इंडिकेशंस है, पेन नजर आना शुरू करें तब ट्रेड इनिशिएट करिए, अदरवाइज जाने दीजिएगा। कैनरा बैंक और साथ साथ अल्ट बिरला फैशन एंड रिटेल। चलिए टीम बना डालिए, और यहाँ पे जो शुरुआती 6 स्टॉक्स हैं वो ये हैं जो कल अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा सरकारी कंपनियों की। उसी लिए एमटीएनएल, आईओसी, एचपीसी, गेल, तो किसी की पाइपलाइन है, किसी की लैंड है, किसी की ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स है, एनएचपीसी और एनएलसी के पास पावर प्लांट्स हैं। ये तो सारे मोनेटाइजेशन के वजह से लिया, और सरकार के पास चॉइस नहीं है अनलेस कि आप इसको बेच के पैसे इकट्ठे करें। तो मुझे लगता है इस वजह से ध्यान रखिएगा। गुजरात गैस और महानगर गैस इसलिए क्योंकि गैस की कीमतें गुजरात गैस ने बढ़ाई हैं, और गैब्रियल इंडिया इसलिए क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के साथ इनका टाई अप है जो उनको सस्पेंशन सप्लाई करेंगे, और देवयानी इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि काफ़ी स्टॉक करेक्ट हुआ है और हमें लगता है कि अब यहाँ से एक अच्छी तेज़ी इसमें बन सकती है।